गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, सबने ज्वाइन कर दिया। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। ओके, चलो। सो क्या किया आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में? क्या क्या रिवाइज कर लिया अभी तक, या जहाँ था वहीं रुक गए? हमें So I was revising like GOC from like 2 days of like थोड़े organic chemistry के basics ठीक कर। ठीक, चलो गुड। बाकी लोग भाई? हम्म, और कौन? आरुषि, क्या कर रहे थे आप? So, जो the PDFs and the recordings, I rewatched them and then बाकी revision was done. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग बताओ भाई। तनिष्का? ओके, ठीक है। सर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए। चलिए, बढ़िया है। और कौन? क्या क्या किया सबने? मतलब रिवीजन कुछ ना कुछ आप डेली करो, आप लोग मतलब अच्छे एक्सटेंड में। मतलब कुछ ना कुछ का मतलब है कि एक दिन में एक चैप्टर कोई ना कोई सब्जेक्ट का आप कंप्लीट करो रिवीजन में, तभी मिलता है। सो कहते हैं क्या कि आपने आयनिक के पीवाईक्यू किए, सरफेस केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स पीवाईक्यूज। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। ओके, सो आज का अपना टॉपिक है, एज यू ऑलरेडी नो। वैसे तो मैंने आइसोमेरिज्म दिया था पूरे प्लान में, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर आइसोमेरिज्म इन जस्ट वन लेक्चर, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और दीज आर। तो मैंने वो वाला आइसोमेरिज्म पिक किया है जो कि आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म। स्पेशली जब हम लोग स्ट्रक्चरल कन्वर्जन करते हैं कि एक आइसोमेरिक मतलब एक कॉन्फर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उस वाले पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में ऑफ कोर्स क्वेश्चंस करेंगे, बट इट विल बी मोर अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज क्वेश्चंस आपको मैं किए हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि छोटे छोटे से जो गैप्स हैं उनको फिल करने का मैं काम करूंगा। तो बीच में अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जस्ट पिंग मी और मैसेज कर देना, चैट में डाल देना कि सर ये वाले टॉपिक को थोड़ा इलैबोरेट और कर दो। एंड इट ऐसा भी हो सकता है कि मैं सारे टॉपिक कवर ना कर पाऊँ, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी बात करूँ तो, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। सो आई हैव ट्राइड टू कवर देम दोज टॉपिक्स विद क्वेश्चंस। वहां पे अगर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप वहां मुझे बता देना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या है इसका, वही जैसे हर लेक्चर के जैसे इस लेक्चर में भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ कि करना क्या है और क्यों करना है और कैसे करना है। तो सबसे कॉमनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? उसमें आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स पूछ लेंगे। कुछ कंपाउंड दे देंगे या एक कंपाउंड दे देंगे और उसमें पूछेंगे बताओ कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं। दूसरा आपसे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड पूछ लेंगे। इनमें से कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव वाले जो आप बता देते हो, मतलब ये सब चीजें मुझे लगता है आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। फिर आता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। इसी में इंक्लूडेड होता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का क्वेश्चन भी, बिकॉज नाउ स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल भी आते हैं, तो उस हिसाब से ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। देन डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा ऑप्टिकल प्योरिटी। ना ऑप्टिकल प्योरिटी पहले जे एडवांस में आता था, लेकिन अब जेई मेंस में भी आने लगा है, क्वेश्चन उस पे आने लगे हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी के क्वेश्चन आएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ बेसिक डेफिनेशन पे, रेसिमिक मिक्सचर, इनांशियोमेरिक मिक्सचर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स कौन से हैं, इनमें से कितने एक दूसरे के इनांशियोमर्स है, कितने एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स है, मतलब रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है। सर हाँ जी। वो लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले सवाल आ सकते हैं कि लाइक कौन से किस? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लाइक सेपरेट हो जाएंगे व्हिच कंपाउंड्स। वो तो वही हो गया ना, जो ऑप्टिकल होंगे वो नहीं होंगे, जो स्ट्रक्चरल होंगे वो हो जाएंगे, या डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे, अच्छा ओके। है ना। बट अभी तक नहीं आया तो हाँ, यू कैन ऐड दैट, बिकॉज कभी कभी नए नए टॉपिक डाल रहे हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला लिख लो, बट हाँ वो वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं जो क्वेश्चन इनडायरेक्ट में आएगा, हाँ यस। है ना। इनडायरेक्ट में आ जाए कि रिएक्शन दिया रहेगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट में पूछे कितने प्रोडक्ट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते
वो Right. जेई एडवांस में अभी तक एक बार ही क्वेश्चन आया उस टॉपिक पे, बट आई Okay. थिंक दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं वैसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं जो जे एडवांस में इंट्रोड्यूस किया जाता है Hmm. या क्वेश्चन के फॉर्मेट पे, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए वैसे। Okay. ना इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ जो भी रिएक्शन दी गई है। तो एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा जो आपने देखे होंगे, और फिर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके बारे में यही सेम बिहेवियर कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, मेजो कंपाउंड कितने हैं। तो इंफॉर्मेशन ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं, उनके बीच में कितने नंबर्स पूछ सकते हैं, वो सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो उनके बारे में पूछा जाए, दैट विल बी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ना। व्हाट इज व्हाई डू वी हैव टू सेपरेट देम, बिकॉज देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो वो तो छोड़ना ही नहीं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत ये होती है कि कभी कभी आप रिएक्शंस के बारे में अवेयर नहीं हो, या कभी कभी रिएक्शन के बारे में प्रोडक्ट में आप अनसर्टेन हो, तो वहां पे हो सकता है कि चांसेस है कि आप मिस कर दो। अगेन देयर आर वेरी लो चांसेस, अगर आप मैकेनिज्म अच्छे से समझते हो, पूरी रिएक्शन कैटेगरी समझते हो। तो मुझे लगता है कि जेई मेंस के पैटर्न को अगर मैं समझ पाया हूं अभी तक, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये लगता है कि अगर आपसे ऑप्टिकल आइसोमर और उसके बारे में पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि जो एक्चुअल रिएक्शन आएगी वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होगी, है ना। ये ऐसा नहीं करेंगे कि रिएक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड वाली दे दी और फिर उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लिंक कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ऐसा रेयर ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ वेरी फंडामेंटल रिएक्शन और वेरी कॉमन रिएक्शन विच एवरीवन नोज अबाउट, एंड देन उसके बारे में ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने मार्क किया है, इनको आप डिटेल में ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक होंगे उनको करते हैं। दैट्स द बेसिक आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे सीधे आपको कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ आई एम नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, रीजन फॉर दैट इज कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज कंपाउंड्स, और इफ यू डोंट जस्ट लेट मी नो। जैसे ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है, तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि कायरल सेंटर के बारे में नहीं पता है, प्लीज लेट मी नो। कोई है जिसको कायरल सेंटर के बारे में नहीं पता है? ठीक है, ठीक है। तो कायरल सेंटर, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज थिंग्स, उनको सुन लो, चाहो तो आप लिख लो, है ना। क्या कि ऑप्टिकल एक्टिव वो होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जिनमें कायरल सेंटर हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कायरल सेंटर होना इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कायरल सेंटर है बट साथ साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि डाइफिनाइल वाले जो एग्जांपल करते हो आप लोग, दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव इवन विदाउट हैविंग एनी प्लेन ऑफ सॉरी कायरल सेंटर। तो चलो, लगेगा तो मैं लास्ट उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा, बट मैं सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को स्टार्ट करता हूँ जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, जहां पे जनरली मोस्ट ऑफ द लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको मैं क्विकली एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे पहला है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेजडा स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल, सीआईपी रूल जिसको आप कहते हो। याद है सबको सीआईपी रूल, Yes. है ना। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ कि सीआईपी रूल में प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एटॉमिक नंबर, एंड देयर वर सम अदर रूल्स एज वेल। बट अभी क्वेश्चन में देखोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पहले एटम का एटॉमिक नंबर देखो, अगर दोनों ग्रुप का पहला एटम सेम है तो फिर दूसरा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप चूज करो उनके अगला नेक्स्ट, एंड कीप ऑन डूइंग दैट। नेवर ऐड टोटल एटॉमिक नंबर्स, नेवर ऐड टोटल मास, ऐसा कुछ रूल हमारे पास नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू द डैश पोजीशन। नाउ एट द सेम टाइम मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन है, आपको दिया गया है, इस पे वेजडा स्ट्रक्चर पे दिया गया आपको कुछ तो, कि इसमें इधर इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, वेज पे मान लो कि क्लोरीन है, और डैश पे कुछ भी मान लो, ब्रोमीन मान लो,
जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले अगर प्रायोरिटी डिसाइड करें तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा, ब्रोमीन का, तो इसको एटॉमिक नंबर 1 देंगे। फिर एटॉमिक नंबर आता है क्लोरीन का, दैट विल गेट सेकंड प्रायोरिटी। देन एटॉमिक नंबर आता है मिथाइल, मतलब कार्बन है उसमें पहला एटम, तो थर्ड प्रायोरिटी आता है इसको। एंड देन हाइड्रोजन की होगी लोएस्ट प्रायोरिटी। अगर कहीं पे लोन पेयर होगा तो उसकी प्रायोरिटी और भी लो, हाइड्रोजन से भी लो। तो लोग सर लोन पेयर ग्रुप में काउंट होता है क्या, बिल्कुल होता है। अमोनिया इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, इवन दो उसका नेट प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब नेट भले नहीं दिखे बट कायरल होता है वो ना। अमोनिया डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, सो ये हो गया। अब कह रहे हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, दैट इज द फोर्थ वन, उसको आप डैश पोजीशन पे लाओ बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। एक्सचेंज का मतलब ये है कि एक एक्सचेंज में आप एक ग्रुप को पूरा शिफ्ट करते हो। तो जैसे मान लो कि मेरे पास पता है मुझे फोर्थ ग्रुप जो है वो अपना सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, उसको डैश पे लाना है, तो मैं पहले तो 4 और 1 को एक्सचेंज करूंगा, है ना। 4 को 1 से एक्सचेंज कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 4 की जगह, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे क्लोरीन यही रहेगा, और इस पोजीशन पे आ जाएगा ब्रोमीन। ना ये मैंने एक एक्सचेंज किया है, मुझे कितने करने हैं, 2 एक्सचेंजेस करने। एंड बाय द वे यहाँ पे क्लोरीन था, तो 2 एक्सचेंज कैसे करूंगा मैं। अच्छा, या तो फिर एक एक्सचेंज करने के बाद आप डिसाइड कर लो और फिर उसको उल्टा कर दो, चलो उसको भी बताता हूँ। बट पहले मैं सेकंड एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। सेकंड एक्सचेंज मुझे कोई और करना पड़ेगा, कोई भी आप कर लो, बट एक बात ध्यान रखना, प्रायोरिटी को आप लिखते जाना साथ साथ में। सॉरी मैंने ये ब्रोमीन क्यों लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी माय बैड गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा। सो ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो पहले मैंने इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया, बट दैट इज एन ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, सो आई हैव टू एक्सचेंज 1 मोर ग्रुप। तो प्रायोरिटी पहले लिख लो एक बार, 2 3 एंड 4। नाउ ऑफ कोर्स एक और ग्रुप अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो यू शुड नॉट प्रेफर एक्सचेंजिंग द फोर्थ ग्रुप, बिकॉज उसको तो रखना ही रखना है डैश पे। तो आप 1 2 3 के बीच में आपस में किसी में भी एक और एक्सचेंज कर दो। तो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए चलो 1 का 3 के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ, है ना, 1 3 एक्सचेंज कर देता हूँ। तो एक्सचेंज करूंगा तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा विच इज प्रायोरिटी नंबर 1, मिथाइल यहाँ आ जाएगा विच इज प्रायोरिटी नंबर 3, डैश पे रहेगा क्या, हाइड्रोजन, और बेस पे रहेगा क्लोरीन। ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को भूल जाओ, ड्रॉ एन फोर्थ बाय इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। फिर कह रहे हैं कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है उसको भूल जाओ, एंड ड्रॉ एन एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप विच इज दिस ग्रुप टू सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप टिल थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। मतलब फर्स्ट से सेकंड जाओ, सेकंड से थर्ड जाओ, एंड इफ दैट मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज है, अभी जो कि है ये, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा, अदरवाइज आर होगा। समझ में आ रहा है आपको। यस सर। सर तो अगर बेटा, इसका उल्टा हमने ड्रॉ किया होता कि सीएल वेज पे ही है, बीआरबी डैश पे है, लेकिन वो लेफ्ट साइड होता और एच और एम ई राइट साइड होता, मतलब तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ ओरिजिनल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ मिरर इमेज ले ली, बट वो वेज डैश पे वही है जो इनिशियली था, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ जाएगा, अरे सॉरी हाँ, क्लॉकवाइज नहीं आ जाएगा फाइनली। हाँ, तो एस हो जाएगा ना फिर। तो मिरर इमेज है ना, इसलिए तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसका मिरर इमेज, तो इनांशोमर्स मतलब ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा ना। नहीं मिरर इमेज नहीं, हमने बस थोड़ा अलग ड्रॉ किया कि सीएल और बी आर लेफ्ट साइड पे है, लेकिन सीएल वेज पे ही है और बी आर डैश पे ही है। अच्छा चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप जो बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि सीएल को मैंने यहाँ ड्रॉ किया कीपिंग इट ऑन बेस पोजिशन, हाँ बीआर को मैंने यहाँ ड्रॉ किया कीपिंग इट ऑन डैश पोजिशन, हाइड्रोजन को यहाँ रखा और मिथाइल को यहाँ रखा, यही ना। हाँ हाँ यस। तो मनन, अगर यहाँ पे तुम एक मिरर रखोगे तो उस मिरर के अंदर ये नहीं दिखेगा तुमको। हाँ दैट्स द आइडिया ऑफ मिरर इमेजेस ना, अरे हाँ यस। राइट। सो वो अपने आप ऐसे हो जाएगा और होना भी चाहिए। बट गुड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है क्वेश्चन। सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट वेज डैश टू आरएस। ये क्लियर है। अब ज्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स अब वी हैव लिमिटेड टाइम। तो एक अगर आप समझ गए हो तो इसको दोबारा सुनना, रिकॉर्डिंग को 3 बार सुन लो भले ही, वो बदलने वाला नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो। और इसका ऑपोजिट हुआ तो, अभी ऐसा है, अगर ऑपोजिट होता तो आर हो जाए।
मूविंग ऑन, ये तो हो गया वेज एस्पेक्ट। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, सब कुछ सेम है, बस डैश की जगह यहाँ पे बॉटम पोजीशन है, और वेज की जगह, मतलब वेज को भूल ही जाओ, वेज को तो हम वैसे ही कुछ करते नहीं थे ना, सिर्फ डैश पे हमें करना क्या होता था कि एवरी रूल इज एज इट इज, जस्ट जो वहां पे हम वेज की बात कर, डैश की बात करते थे, वहां यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन का लोएस्ट पोजीशन। बाय द वे, फिशर प्रोजेक्शन वो होता है जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। और मान लो मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया इसमें, क्या, यहाँ पे रख दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे रख दिया ब्रोमीन, यहाँ पे रख दिया मैंने CH3 मिथाइल, और यहाँ पे रख दिया हाइड्रोजन, राइट। तो रूल मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड करो। सबसे पहली चीज क्या है, प्रायोरिटी। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ प्रायोरिटी। रूल क्या है, रूल में आपको सिंपल सिंपल बता देता हूँ, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को लोएस्ट पे ले आओ। और अगर नहीं लाना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं सर मैं इवन नहीं, मैं ऑड एक्सचेंज करूंगा, तो ऑड एक्सचेंज करो, एरो वैसे ही मुंह घुमाओ 1 से लेके 3 तक, लेकिन जो आ रहा है अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा S, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो होगा R। मतलब अगर आप एक ही एक्सचेंज कर रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज इज S, एंटी क्लॉक इज R, और अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर रहे हो तो क्लॉकवाइज इज R, एंटी क्लॉकवाइज इज S, विच मेक्स सेंस अगर आप ध्यान से सोचो और अगर आपने इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया अच्छे से। एनीवेज, तो अभी अपने को क्या करना है, 4 को 1 से एक्सचेंज करना है, सबसे पहला काम 4 1 एक्सचेंज। स्टेप वाइज समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। तो 4 आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन चला गया, सॉरी 4 1 नहीं 4 2 का एक्सचेंज, क्लोरीन चला गया यहाँ पे, ब्रोमीन अपना यहीं रहा, और मिथाइल भी वहीं रहा, क्योंकि इनमें हमने कोई एक्सचेंज किया नहीं। नाउ दिस इज ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो आप चाहो तो यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो, प्रायोरिटी नंबर 2 ये है, प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, प्रायोरिटी नंबर 3 ये है। सो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या होगा, अपने हिसाब से तो होना चाहिए था ये R, लेकिन क्योंकि हमने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज ही किया है तो ये एक्चुअली में होगा S। लेकिन अपन प्रूव कर देते हैं आगे जाके भी कि S कैसे है। तो एक और एक्सचेंज करना पड़ेगा, उस एक्सचेंज में बस ध्यान रखना है कि फोर्थ वाले को नहीं छेड़ना अपने को, तो इसको यहीं फिक्स कर दिया मैंने। चलो भाई फिक्स कर देते हैं। अब आप 1 2 3 में से कोई भी एक्सचेंज कर दो, चलो इस बार मैं 1 2 एक्सचेंज कर देता हूँ, पिछली बार अपन ने 2 3 किया था शायद, 1 2 कर लेते हैं। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन 2 है जो कि आ जाएगा यहाँ पे, और मिथाइल 3 है जो कि आ जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 2, और ये प्रायोरिटी नंबर 3। रूल क्या था, 1 से जाओ 2, 2 से जाओ 3, 1 से जाओ 2, 2 से जाओ 3, और अगर ये मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। और इसमें अगर इसी स्ट्रक्चर में ये सेम काम करते तो हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ता 1 से 2, 2 से 3, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता क्या, R। लेकिन ओरिजिनल कंपाउंड का क्या होता फिर, इसका कॉन्फ़िगरेशन बाय द वे R है, इसका S है, और ओरिजिनल कंपाउंड का क्या होगा फिर, इसमें ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया है तो ये Yes. फिर S होगा। तो ध्यान रखना कि गिवन स्ट्रक्चर में अगर आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया है, अगर आपने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया है तो क्या होगा, उसका मिरर इमेज बन जाएगा। इफ ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर मेड अराउंड ईच chiral center, नॉट जस्ट इन द होल कंपाउंड, ये भी ध्यान रखना। I'll just summarize that for you. ये समझ में आ गया सबको कैसे RS कन्वर्ट करना है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ मैं आपको थोड़ा रिलेशन वाला फैक्ट भी बताता हूँ कि ध्यान रहे, और उसमें कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। पहला कि ब्रिंगिंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, bringing even number of exchanges around all chiral centers forms same compound, है ना, gives same compound या form same compound, ठीक है ना। इंक्लूडिंग दिस, मैं एक पॉइंट और बोल देता हूं कि अगर ध्यान दो यहाँ पे अराउंड ऑल chiral center इज इंपॉर्टेंट। बोलोगे सर अगर मैंने एक chiral center का लॉग इवन नंबर किया और बाकियों के लॉग नहीं किया तो भी सेम रहे। इवन नंबर के अलावा आप जीरो एक्सचेंज को भी इवन नंबर ही मानोगे, विच मेक्स सेंस राइट। जब आपने कुछ चेंज ही नहीं किया तो फिर क्या चेंज हो। तो मान लो एक कंपाउंड में, सुनो इस चीज को ध्यान से, मान लो एक कंपाउंड में 3 chiral center, आपने 2 chiral center के साथ कुछ नहीं किया
एक कैरल सेंटर के अलोंग दो एक्सचेंज किए, दैट विल गिव यू द सेम नंबर। आपने दो कैरल सेंटर के अलोंग ऑड किया और एक के अलोंग इवन किया, तो देन नीदर इनैंशियोमर, ना तो मिरर इमेज बना ना वो सेम कंपाउंड रहा। क्यों? क्योंकि चार में से, जैसे चार में से दो सेंटर का तो तुमने मिरर इमेज बना दिया और एक सेंटर को वैसे ही रखा, सो ओवरऑल कंपाउंड का तो मिरर इमेज नहीं बनाया ना तुमने, तो वो हो जाएगा डायस्टेरियो। डाइट बट से लेकिन होगा। हाँ, डायस्टेरियो, यस। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको फिर से लिखा था, ब्रिंगिंग ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस around all chiral centers gives mirror image, या फिर उसको हम इनांशियोमर भी कहते हैं, ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, ब्रिंगिंग even exchanges around few chiral centers, वो few में एक भी हो सकता है, and odd around other chiral centers forms diastereomers। ठीक है, कि आधे को आपने इवन कर दिया तो आधे को तुमने सेम रखा और आधे को उल्टा कर दिया, तो ना तो ओवरऑल कंपाउंड का मिरर इमेज रहा वो और ना वो ओवरऑल कंपाउंड के जैसा रहा, तो दैट फॉर्म्स डायस्टेरियोमर, बिकॉज enantiomers are mirror images of one another and the stereoisomers which are not mirror images are called डायस्टेरियोमर्स। याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी हम डायस्टेरियोमर ही कहते हैं, है ना। सो non-mirror image enantiomers are called stereoisomers are called diastereomers, right? So इन पॉइंट्स में कोई डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी पॉइंट पे तो आप बता दीजिए। Again, I'll tell you this lecture is mainly going to be about theory, about the filling those gaps जो छोटा मोटा आपको डाउट्स हैं। तो दो क्वेश्चंस हैं एंड में, ऐसा नहीं, बट हाँ मोस्टली इन चीजों पे ध्यान देना आपको। ऑलराइट, अगर ये आपको क्लियर है, सो वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिसाइडिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीस कंपाउंड्स। फर्स्ट पार्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए 1 2 3 जो भी ग्रुप्स दिए गए हैं आपको, इनका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करके बताओ पड़ा। बताइए। तो सेकंड वाला कंपाउंड किसको मानना है? इसी को भी मान लो आप, चलो मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये मान लो कि फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, ये थर्ड है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बस प्रायोरिटी पूछता हूँ, आप बता देना प्रायोरिटी नंबर 1 कौन सा होगा। चलो आंसर सारे कुछ ठीक है। फर्स्ट वाले का आर आ रहेगा, ठीक है। ठीक है चलो कंफर्म करते हैं। फर्स्ट वाले का एस आ रहा है, किसी का आर आ रहा है, आर आर एस एस आर आर। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इसका ना, मैंने अभी इसको किया नहीं। चलो प्रायोरिटी पहले मैं लिखता हूँ, आप कंफर्म करना, मे बी आपने प्रायोरिटी में गड़बड़ी की हो, या फिर इसी वजह से आंसर गलत आ सकता है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है ये, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है ये, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप है ये, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ये, ठीक है। यही किया आप सबने, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। इसमें फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। हाँ अब सेकंड में क्या है, देखो क्या है कि जब भी देखो आपको इस तरह का ग्रुप दिखे ना, मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ। ये ऐसा ग्रुप है और ये ऐसा ग्रुप है, ठीक है? तो पहले तो कहते हैं कि जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे ना ऐसा, तो उसको ऐसे ब्रेक करने का कि डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी डिसाइड करते टाइम क्या करना है कि डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड नहीं लिखना, जैसे इसको हाइड्रोजन रहने दो, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगना है इज एन इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगा दो, एंड देन ऑक्सीजन से एक और कार्बन भी लगा दो, ऐसे है ना। ऐसा आपको सिखाया गया होगा ना प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, तो ओके। कीप दैट इन माइंड, है ना। नाउ फर्स्ट एटम दोनों का सेम है, सेकेंड एटम इसका ऑक्सीजन है, सेकेंड एटम इसका भी ऑक्सीजन है, देन थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी का एटम इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कार्बन है, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी बेटर होगी पीछे वाले से। हाँ, हाँ जी। ये वाले में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो ऑर्डर होते थे फंक्शनल ग्रुप के उससे नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं कि वो होल्ड करे, क्योंकि वो रूल ही अलग है ना, ये इसमें तो सिर्फ हमें एटॉमिक नंबर देखना होता है अच्छा। ना। अब से प्रायोरिटी में तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है उस रूल से, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी वही नंबर किया 1 था। इसका, हाँ प्रायोरिटी नंबर 1 इसका है। इससे मैंने सेलेक्टिवली क्वेश्चंस ही वही लिए जहाँ पे वो कंफ्यूजन वाले रूल लगे, क्योंकि नॉर्मल एटॉमिक नंबर तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर ही लोगे। जैसे सेकंड वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ पीपल हैव गॉट दिस आंसर राइट। एनीवेज, सो सेकंड वाले का जो है, 4 को तुम लेके आए यहाँ पे, 1 गया यहाँ पे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये आर हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आएगा तो बता देना, सेकंड वाले का आर है। एंड फर्स्ट वाले का देखते हैं, फर्स्ट वाले को 4 को तुम लेके आए यहाँ पे, 3 को लेके यहाँ पे, 3 4 1 2 3, ये भी आर है। इसमें प्रायोरिटी की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप ये है, एंड थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप ये है। ओहो एक सेकंड, सॉरी 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 सर सॉरी। फ्लोरीन वाला ना। हाँ कोई नहीं बात, वो भी है। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला फ्लोरीन है, क्योंकि बाकी सब में कार्बन है। फिर सेकंड में ये है, थर्ड पे ये है, और फोर्थ पे ये है ना। तो ये है एस, बाय द वे अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, ये एस है। तो आर आर एस, कुमार, योगीराज, अमय, आविदान, मनन भाई कैसे, आर आर एस। सर वो नहीं पता था डबल अभी बॉन्ड। अभी क्लियर हो गया, हाँ सर। अभी कर लोगे ना नेक्स्ट टाइम से। यस सर। ठीक है चलो, ये सेकंड पार्ट हो वाला, गया। सर सेकंड वाले का कैसे किया? इसका देखो, इसमें देखो एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं 4 और 1 को दिमाग में स्विच कर दिया मैंने, ठीक है।
कर लिया दिमाग में, होल्ड कर लिया आपने कि आयोडीन चला जाएगा फ्लोरीन की जगह और फ्लोरीन आ जाएगा आयोडीन की जगह। नाउ बाय डूइंग सो यू हैव मेड ऑड एक्सचेंज। सो रिमेंबर दैट कि जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ओरिजिनल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन उसका उल्टा होगा, राइट। हाँ तो सर। 4 आया नीचे तो 1, अब 4 की जगह 1 सोचो तुम, तो 1 2 3 जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। हाँ जब 4 की जगह तुम यहाँ पे, तुम यहाँ पे 4 की जगह तुम 1 सोचने लगे तो कैसे जाओगे, तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो होना चाहिए था एस, लेकिन हमने ऑलरेडी ऑड एक्सचेंज किया है तो उसका उल्टा लिख दो, जो आ रहा है उसका उल्टा लिख दो, है ना। तो ऑड एक्सचेंज करने से जो आ रहा है उसका उल्टा लिख दो, जैसे ऊपर वाले में मैंने यही किया था कि 4 को लाया 3 की जगह और 3 को ले गया 4 की जगह, तब मैं 4 की जगह 3 सोच रहा हूँ। तो 1 2 3, 1 2 3 आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैंने ऑड एक्सचेंज किया था तो मैंने उसको आर लिख दिया। सर बट दैट इज अगर इट। मैं 1 और 2 स्विच करूँ फर्स्ट। 1 और 2 क्यों स्विच करोगे आप, जब पहला एम ही यही है कि हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन पे लाना है, हाँ right। राइट। सो वो ध्यान रखो। सो ये हो गया, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। तो इस क्वेश्चन से, इन 3 ही क्वेश्चन से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन में कैसे करते हैं, और वेरजास में तो मिल गया। मेन मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो गए तो बस प्रायोरिटी डिसाइड करने में हो सकते हो, बाकी रूल बहुत सिंपल है। नाउ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर्स को मैं एक बार क्विकली कवर करता हूँ। तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होता है कि अपना फिशर प्रोजेक्शंस और सॉहर्स प्रोजेक्शन, है ना। बाय द वे जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, एक ही एग्जांपल लूंगा तो ध्यान से समझना, जहां भी दिक्कत हो मुझे बता देना। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं सॉहर्स कॉन्फ़िगरेशन। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है ना। सॉहर्स प्रोजेक्शन से पहले सबसे आसान काम क्या है पता है आपको, सबसे आसान कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है आप मुझे बताइए। हाँ, कौन बताएगा सबसे फिशर। इजीली। Fisher हाँ projection. फिशर। हाँ, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना आसान है, ऐसा क्या। हाँ फिशर भी आसानी है, बट उससे भी आसान एक और है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, है कि नहीं, बोलिए। So Newman is the one जिसमें वो staggered ellipse Gauss वगैरह. हाँ 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 हाँ। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है कि तुम टॉर्च या जो सोर्स ऑफ लाइट है मान लो इस पे डाल रहे हो, यहाँ से क्या सोर्स ऑफ लाइट ऐसे डाल रहे हो इसके ऊपर, तो इधर जो स्क्रीन लगा रखी होगी पीछे उस पे क्या इमेज बन के आएगी, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो इसको समझो कि इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों कहते हैं, जैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं है, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम नहीं बोलते, सॉहर्स इज स्ट्रक्चर। ना न्यूमैन और फिशर ये दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, वेजडेस इज नॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू के बीच में रख दिया तो उसका जो प्रोजेक्शन बन के आएगा, शैडो जो बन के आएगा, उसीलिए हम उनको कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो अगर आप इधर से डालते हो लाइट और इधर स्क्रीन रखी है आपने तो उस पर शैडो बनेगा, देखो कैसा, ऐसा मतलब बनेगा। तो खैर बहुत सिंपल सा, लेकिन हम लोग लिखते हैं उसको, ड्रॉ ऐसे करते हैं, ठीक है। सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे, और थोड़ा सा समझने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ऐसे, और ऐसे ही कुछ दिखेगा। जो ये वाला कार्बन है वो आगे का कार्बन है और जो सर्कल वाला कार्बन है वो पीछे का कार्बन, मतलब ये आगे का कार्बन है और ये आपका सर्कल वाला पीछे का कार्बन, ऐसे समझो। बोलो समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है भाई तो आगे वाले पे यहाँ पे ए लगा था, आगे वाले को मैं रेड कलर से कर देता हूँ चलो, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि आगे वाला कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगा था, यहाँ पे ए के बाद क्या था, बी था, और बी के बाद सी था, ये आगे वाला है। पीछे वाले पे बी के पीछे क्या है, डी है, ए के पीछे क्या है, एफ है, तो ए के पीछे एफ लिख दो, सी के पीछे ई है,
और टी के पीछे, सॉरी, बी के पीछे डी है। दिस इज हाउ यू ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब इसी पे अगर तुम लाइट का सोर्स ऊपर से डालते हो, इसी पे अगर तुम लाइट का सोर्स ऊपर से डालते हो, तो तुम्हें जो नीचे शैडो मिलेगी उसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। लिखने को तुम उसको कैसे भी लिख दो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करूं इसको विजुलाइज करने में, तो शायद आप एग्जाम में उसको ड्रॉ इजीली कर पाओगे। कि विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि ये आया कहाँ से, क्यों करते हैं इसको ऐसे। तो इसको देखो, मैं एक ना 3D में ऐसे कुछ बना रहा हूँ कि लगे कि हाँ भाई इस पे प्रोजेक्शन आ रहा था। ठीक है, इसके ऊपर से लाइट डाल रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, फिशर प्रोजेक्शन। इसीलिए क्या होता है ना कि फिशर प्रोजेक्शन में आप तुम, इसीलिए क्या होता है कि जब तुम फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे घुमा कर तुम सोचते हो ना कि वो ग्रुप सेम आ जाए, और तुम बोलते हो कि सर इसमें तो मैंने चेंज किया था, इसमें इसका मिरर, मिरर नहीं यार, एंटी और सिन और एंटी वाले प्रोजेक्ट खास करके प्रोडक्ट जब तुम बनाते हो, तो तुम बोलते हो कि सर इसमें तो ऐसे आ गया था और मेरे फिशर प्रोजेक्शन में मैंने किया तो नहीं आया आंसर, ऐसा कैसे हो रहा है। क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन इज अ शैडो। नाउ शैडो जो होता है वो किसी इंसान की, तुम फ्रंट से शैडो लो तब भी वैसा ही दिखता है और बैक से शैडो लो तब भी वैसा ही दिखता है। तो इसलिए उससे क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा अपने को कि जो हमने वो उसमें जो कनेक्ट किया है, कोई भी ग्रुप कनेक्ट किया है, वो कैसे कनेक्ट किया है। शैडो से क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा। तो इधर यू कन्वर्ट दैट शैडो इनटू ओरिजिनल कंपाउंड एंड देन कम बैक टू द शैडो फॉर्म, और यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द शैडो प्रॉपर्ली, राइट। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द गलतियां होती हैं, क्योंकि हम शैडो जो होता है फिशर प्रोजेक्शन को ही एक्चुअल स्ट्रक्चर मान लेते हैं और हमेशा मानते हैं कि एंटी का तो एंटी बनेगा, ऐसे करके मतलब कुछ भी गलती करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिएक्शन कराते टाइम दिमाग में या तो सोहर्स प्रोजेक्शन बना लो टू अवॉइड एनी मिस्टेक। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा शैडो में। देखो ध्यान दो कि ये जो 3 बॉन्ड है सोहर्स प्रोजेक्शन में, मान लो ऐसे 3 बॉन्ड्स हैं, ऐसा वाई बना लो तुम, ऐसा वाई है, मान लो 2 बॉन्ड ऊपर है और एक ही नीचे है, ऐसा वाई बना हुआ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, अच्छा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो ये थोड़ा बाहर निकला होगा। ये मान लो वाई है, ये ए है, सी है, ये बी है और ये ए है नीचे वाला। तो ये ऐसा होता है, राइट। सोर्स में एक्चुअली में ऐसा दिखता है 3D में, और एक बॉन्ड इधर होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। तो भाई जब तुम ऊपर से शैडो डालोगे तो ये दोनों तो ऐसे दिखेंगे पॉइंट्स, और ये वाला कहाँ दिखेगा, ये थोड़ा बाहर की तरफ ऊपर दिखेगा। तो मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो पॉइंट से पहले ये वाला पॉइंट मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। नाउ इट माइट टेक सम टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दिस, बट इट इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी। ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा और ये वाला जो पॉइंट है वो लाई करेगा यहाँ पे। पहले इनको पहले अपन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो ए निकल के आएगा वो थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, और जो एफ आएगा वो भी थोड़ा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, आएगा, क्योंकि सर शैडो में ये थोड़ा बाहर की तरफ होता है बॉन्ड एक्चुअली में, देखा जाए तो 3D में। तो ए आएगा यहाँ पे और एफ आ गया यहाँ पे। और ये दोनों कैसे दिखेंगे, ऐसे प्लस टाइप का नहीं बन के आएगा। अगर 2D में शैडो लेते हो 3D ऑब्जेक्ट का, तो क्या दिखेगा तुमको, ये जो ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं, थोड़ी मेरी ड्राइंग स्किल उतनी तगड़ी नहीं है आप लोग जैसे, तो थोड़ा सा मैं 2D 3D में उल्टा पुल्टा ड्रॉ करूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऑब्जेक्ट दिखेंगे आपको ऐसे और ऐसे दिखेंगे। ये बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, जिस बॉन्ड में यहाँ पे इस पोजीशन पे इधर की साइड में ई है और उधर की साइड में डी है, और इधर की साइड में इसमें क्या है, सी है, और उधर की साइड में बी। ये पूरा सोहर्स प्रोजेक्ट फिशर प्रोजेक्शन समझ में आया क्या आपको। अब इसी को तुम सीधा देख लो, ऐसे करके रख दो। जब तुम इसको रखोगे ऐसे, तो तुम्हें एक्चुअली में क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा कि सर ऊपर एफ है, तो नीचे उसके जस्ट सामने ए है, लेफ्ट में ई है, ई के नीचे सी है, और इधर बी है, और बी के नीचे, सॉरी बी नहीं है, एफ के साइड डी है, इधर डी है, और डी के नीचे डी है, और डी के नीचे क्या है, बी। बी। समझ में आया। अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ कि क्या मैं बोल रहा था एंटी और सिन वाला। अगर तुमने मान लो सोचा कि सर ए को मैं
इस पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर मैं घुमा दूं, मैं ऐसे लिख दूं ऊपर ए, नीचे लिख दूं ऐसे घुमा दिया, मतलब मैंने ऐसे पकड़ के घुमा दिया। इधर मैं लिख दूं सर ए बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे सी लिख दिया, और इधर लिख दिया मैंने क्या लिखना है, सर डी। डी, और इधर लिख दिया मैंने ई। ठीक है, और नीचे लिख दिया एफ। तो बोलोगे कि सर ये तो सेम ही कंपाउंड होगा ना, मैंने तो बस इसको पकड़ के सिर्फ घुमाया है, फिजिकली घुमाया, रोटेट किया है, और तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है, ये तो सेम कंपाउंड रहना चाहिए ना। हाँ नहीं, हाँ हाँ सर। ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी की शैडो को घुमा दोगे, किसी के शैडो को अगर घुमा दोगे, तो वो ओरिजिनली ऑब्जेक्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो सिर्फ शैडो के उल्टा और सीधा होने से पता नहीं चलेगा, है ना। तुम कह रहे हो कि सर मैं शैडो को घुमा के ऑब्जेक्ट को घुमा दे रहा हूँ, बट एक्चुअली में वैसा होगा नहीं ना। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, कि तुमने किसी इंसान के शैडो को उल्टा घुमा दिया, जो फ्रंट फेसिंग पर्सन था उसको बैक फेसिंग कर दिया, तब भी उसका शैडो वैसा ही दिखेगा। तो अभी इन दोनों में क्या रिलेशन है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ए के सामने ए है, सी के सामने सी नहीं है लेकिन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे घुमा देता हूँ एक बार और, है ना। तो ये दोनों कंपाउंड सेम हो ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ये सेम है भी नहीं। कैसे पता करेंगे? तो अपन पता करेंगे उनके आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे? आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने क्या बोला आपको कि आपने फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे घुमा दिया, मैं ये समझा रहा हूँ, तो क्या ये जो बना वो सेम रहेगा? तो आप एक काम करो, जो मैंने अभी वेजडस जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल बताया, उससे तुम ड्रॉ कर लेना। दिस इज नॉट एन एक्चुअल कंपाउंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, both of these compounds are not same। आप बोलोगे कि सर अगर मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन को घुमा देता तो 180 डिग्री से, तो सेम कंपाउंड बनता। डोंट वरी अबाउट दैट। सौर प्रोजेक्शन को घुमाओ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दैट इज एन एक्चुअल प्रोजेक्शन। तो उसमें आपको जो भी जहां दिखेगा वो वही है। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में जो जहां है वहां हो जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम ऊपर वाले का शैडो लोगे तब भी वैसा दिखेगा, और नीचे ऐसा रहेगा उसका भी शैडो वैसा दिखेगा। रियलिटी में वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में दोनों एक जैसे दिखेंगे। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि क्यों फिशर प्रोजेक्शन को सीधे 180 से रोटेट करना इज नॉट कीपिंग द सेम कंपाउंड? हाँ सर। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा कॉमनली मिस्टेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पार्ट अगर समझ में आ गया तो आई थिंक यू आर इन अ गुड शेप, क्योंकि अब इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसलिए रिएक्शन के टाइम सोहर्स पे वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसके आर को एस कर दो, एंटी एडिशन जो भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसा भी है वैसे कर दो। ये तो अपन वैसे भी कॉन्फर्मेशन के टाइप पे यूज करते हैं इसको। और फिशर प्रोजेक्शन हमेशा प्रोडक्ट बनाने के बाद बनाओ, बेहतर रहेगा। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है तो, अगर रिएक्शन बहुत सिंपल है कि बी को SN2 रिएक्शन करा के कुछ एक्स से रिप्लेस करना है, तो बी को ऑपोजिट लगा देना सी की जगह, और बी की जगह लाके एक्स लगा देना, दैट यू अंडरस्टैंड, तो उसमें कर सकते हो फिशर पे, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर हमने सॉहर्स में जो राइट वाला कार्बन है, FED वाला, उसको हम्म। 120 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब कन्फर्मर जैसे बना दिया, हम्म। तो उसका फिर से हमने उसको कन्वर्ट किया फिशर में, तो वो सेम ही हम्म। बनेगा। तो फिशर पोजीशन दिखने में भले सेम ना लगे, लेकिन जब तुम आर एस स्ट्रक्चर बनाओगे ना दोनों का, तो पहले अगर वो आर आर था तो बाद में भी आर आर ही रहेगा। मतलब वो इवन चेंजेस जैसे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो कोई चेंज ही नहीं हुआ। हाँ मतलब यस 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 ओ, यस, वो इवन चेंजेस जैसा दिख के आएगा, यस, ओके। है ना। यस। सर हाँ जी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इसके बीच में, ऊपर वाले और नीचे ये वाले के बीच में 180 डिग्री रोटेट कर। हाँ। डिपेंड करता है। अभी अपने को प्रायोरिटी नहीं पता ना ग्रुप्स की, हो सकता है दोनों मिरर इमेजेस हो, क्योंकि अभी मिरर इमेज जैसा दिख नहीं रहे, तो सर है ना। मतलब तो कैसे टेंशन में करेंगे? दोनों। जैसे जैसे मान लो ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये एस आ गया, या ये भी, ये एस आ गया और ये भी एस आ गया, तो इनअनस्टेबल हो जाएगी। और नहीं तो हो सकता है कि वो डाइस्टेबल भी बन जाए, मतलब वी कैन नॉट से फॉर सर्टेनिटी, बिकॉज वी हैव टू लुक फॉर द ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा था उसका। ओके सर। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिशर प्रोजेक्शन को रोटेट मत करो, आप उसका मिरर इमेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप उसको रोटेट मत करो इसे फिजिकली, और ये मत एक्सपेक्ट करो कि रोटेट किया तो वो सेम ही कंपाउंड रहेगा, एटलीस्ट ये तो मत करो। बाकी रिलेशन आप ढूंढ लोगे, रिलेशन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है ना? ठीक है। क्या हो सकता है, इनैंशियोमर या डायस्ट्रोमर, दो ही चीजें पॉसिबिलिटी है। सो कन्वर्जन वाला पार्ट, आई थिंक ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एस्पेक्ट को समझो एंड देन यू रीड अबाउट दीज थिंग्स ऑन इन योर नोटबुक, और जो भी आपके पास है, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी इसको लेकर। सर वो रिंग वाले में कैसे डिसाइड करेंगे कि इनैंशियोमर या डायस्ट्रोमर? सेम ही रूल है, रिंग में भी, रिंग में कौन सा सेम, तो क्यों मतलब चेंज जैसे एक रिंग है, उसमें होगा? एक मिथाइल ग्रुप है, चलो रिंग ले लिया मैंने, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और दूसरे साइड डबल बॉन्ड है बाहर, मतलब दूसरी साइड मतलब दूसरे, हाँ, एडजेसेंट कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड बाहर के, अच्छा ऐसे है। हाँ हाँ। अब वो हाँ, तोड़ा, मतलब सेम एडिशन करके, तो फिर क्या मिलेगा? ओके। और ऊपर वाले का कुछ फिक्स नहीं किया है, मतलब यही है बस, हाँ, और हाइड्रोजन है। इसमें हाइड्रोजनेशन किया है, हाँ तो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा? हाँ। तो देखो, सर फिर उसके बाद वो मतलब क्या होगा इनैंशियोमर डायस्ट्रोमर? देखो भाई, इसकी पोजीशन फिक्स तो है नहीं, ऊपर वाले की। तो ये दोनों तो प्रोडक्ट्स तुम्हारे वैसे रहेंगे कि भाई दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करो यहाँ पे, तो तुम, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो, जब तुम यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर से ऐड करते हो, मान लो हाइड्रोजनेशन ऊपर से करते हो, तो ये डैश पे चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ वेज पे आ जाएगा, होगा। हाँ और इसी में, इसी स्ट्रक्चर में अगर तुम हाइड्रोजन नीचे से ऐड करते, तो क्या होता है, ये तो ऑलरेडी वेज पे था, यहाँ पे भी मिथाइल वेज पे आ जाता और हाइड्रोजन डैश पे चला जाता, राइट। हाँ अब वैसे ही इधर भी कर लो, ये वेज पे है, अगर तुमने हाइड्रोजन को, तो ये डैश पे आ जाएगा अगर तुमने हाइड्रोजन को वेज से ऐड किया तो। और अगर तुमने पहले ये करके देख लो, हो सकता है मैच कर जाए पॉसिबिलिटीज। ये डैश पे तो था ही, आपने हाइड्रोजन को वेज पे कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब हुआ क्या, हुआ यूं कि ये प्रोडक्ट है एक, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, और ये चौथा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मीजो कंपाउंड है, देखो। और ये प्रोडक्ट भी मीजो कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोनों, हाँ और ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, देखो आप ध्यान से, एक हाँ। दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो टोटल प्रोडक्ट कितने हुए, तीन हुए। लेकिन उसी में अगर इसको फिक्स कर देते, ये तो भाई वेज पे ही रहेगा, तो फिर वो एक कम हो जाता। तो फिर एक कम, वो तो हो ही जाता, फिर वो आप ये दो पॉसिबिलिटी को ही काउंट करते हैं, ये और ये। उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ ऊपर वाला है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का वो प्रोडक्ट में काउंट नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। दो प्रोडक्ट होंगे जिसमें से एक प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा इनएक्टिव है ना। जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसका मिरर इमेज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, रिमेंबर दैट, बिकॉज यू हैव फिक्स दिस पोजीशन। तो ये तो आप चेंज नहीं करने वाले फाइनल प्रोडक्ट में, आप कुछ भी करो। डू तो यू आंसर अंडरस्टैंड? फिर टू रहेगा ना सर? टू ही आंसर, टू। हाँ हाँ ठीक। तो अगर वो जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है वो ऐसे ही डैश पे लगा हुआ है, तब भी दो। तो फिर जो दो बनेंगे वो हम्म, आपस में इनैंशियोमर होंगे या डायस्ट्रोमर? जो दो बनेंगे वो आपस में डायस्टेरियोमर होंगे ना। वो if you कैसे? fixed one position if you fixed one position हाँ and you're changing the other chiral carbon, हाँ। तो आप ऐसा कह रहे हो कि सर, आदमी है उसका सर का ऊपर का पार्ट सेम रखा और नीचे का मिरर इमेज ले रहे हैं, अच्छा हाँ तो मिरर हाँ इमेज नहीं हुआ ना, हाँ, राइट। समझ। तो वैसे, नाउ लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम दिस टॉपिक्स, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज रिलेशंस यू ऑलरेडी नो, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, और इसमें मिक्सचर क्या होता है। इफ इन केस किसी को नहीं पता, प्लीज लेट मी, बताओ, मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, गाइस। इनैंशियोमर बोल देता हूं, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो मिरर इमेज होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए एंड मिरर इमेज होना चाहिए, तो वो इनैंशियोमर होते हैं, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस।
जैसे कि सिस ट्रांस एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। उसके बाद मीजो कंपाउंड कायरल सेंटर होना चाहिए बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसको हम मीजो कंपाउंड करते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल क्वांटिटी ऑफ इनांशियोमेरिक मिक्सचर्स, है ना, इक्वल क्वांटिटी ऑफ इनांशियोमेरिक मिक्सचर्स, इनांशियोमेरिक पेयर्स बेसिकली। ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। ऑलराइट, नाउ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कायरल सेंटर के बेसिस पे व्हेन कायरल कार्बन इन एटम्स आर डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे तुमने लगाया मिथाइल, यहाँ पे तुमने लगाया इथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे तुमने लगाया ड्यूटेरियम, और इसमें यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन और यहाँ पे लगाया है इथाइल। तो दोनों कायरल सेंटर एक दूसरे से डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब एट द एंड दे आर नॉट सिमेट्रिकल, बेसिकली सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला है क्या? 2 to the power n, वेयर n क्या है? n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। और दूसरा केस है कि व्हेन कायरल कार्बन्स आर सिमिलर एट द एंड्स। सिमिलर एट द एंड्स का मतलब ये है कि सिमेट्रिकल है, बेसिकली ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ किसी पॉइंट पे आके मिरर इमेज बन जाता है ना, तो सिमेट्री है अगर उसमें। सिमेट्रिकल ग्रुप्स, सिमेट्रिकल कंपाउंड की बात नहीं कर रहा मैं, ग्रुप सिमेट्रिकल मतलब दिखने में दोनों ऊपर नीचे सेम ही ग्रुप लगे हुए, तो उसमें भी दो सब केसेस बनते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इवन है तो फॉर्मूला ऑफ टोटल आइसोमर्स होता है 2 to the power n-1 प्लस n/2 - 1। ध्यान रखो, इवन को हाफ से डिवाइड करना होता है। और अगर ऑड कायरल सेंटर्स है तो सीधे सीधे 2 to the power n-1। ये दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट आइसोमर्स इजी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत सिंपल, पहले तो बता रहे आप इसको, इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट, अब सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे आप मेरे। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। ऑप्टिकल प्योरिटी ये जो टॉपिक आएगा वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा क्या होता है। ओके गाइस, नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग। डू नॉट अज्यूम थिंग्स, मतलब मुझे जो लगता है, अनलेस इट इज मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड वाला जो है क्वेश्चन, उसमें तुम ये अज्यूम मत करो कि वो मिरर इमेजेस हैं या उसका एक मिरर इमेज बन सकता है, मतलब एक इनांशियोमेरिक मेसो कंपाउंड बन सकता है, एक मेसो बन सकता है ना, बट क्या अभी वो किसी पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन या वेजलेस प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिया है? नहीं दिया है तो यू शुडंट कंसिडर दैट कि भाई वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहले वाले में करोगे, क्योंकि पहले वाले में क्लियरली मेंशन किया गया, सो आंसर्स बहुत ज्यादा डेविएटेड है, मतलब बहुत ज्यादा, किसी का 3 है, किसी का 1 है, किसी का 4 है, किसी का 2 है। सो आई एम नॉट टेलिंग किसका सही किसका गलत है, आप एक बार मैच कर लो। आई जस्ट टेल यू कि कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। देखो यार, पहला जो कंपाउंड है वो मीजो कंपाउंड है, इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड द मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये तो नहीं।
ना दूसरे कंपाउंड में हमें अज्यूम नहीं करना है। अज्यूम नहीं करने का मतलब, देखो यार, आपको क्या फिशर प्रोजेक्शन दिया है, नहीं दिया, वेज डैश दिया है, नहीं दिया, तो ये तीनों कार्बन में ये OH वेज पे भी तो हो सकता था, और ये वाला OH डैश पे आ जाता। अब कभी मिरर इमेज बनेंगे क्या? मतलब ये क्या है, ये तीन कायरल सेंटर है, और अगर पोजीशन डिफाइंड नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। तो हमें क्या पता है कि इसका ये वाला फॉर्म एक्टिव है या नहीं, हो सकता है एक्टिव है। हमें तो यस वाले कैटेगरी में रखना चाहिए ना, इसको नो वाली कैटेगरी में क्यों रखोगे, विच इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव में काउंट होगा। तो इसके दो नाउ, होंगे ना कायरो सेंटर? नहीं, वो उसमें देखो, उसमें भी कैच है। इसके दो कायरल सेंटर तब होंगे जब ये दोनों वेज पे होंगे, तो ये ऑप्टिकली ये कायरल नहीं होगा। लेकिन अगर एक वेज पे है और एक डैश पे है तो फिर अच्छा, चेंज कुछ हो कह जाएगा। नहीं सकते तो तीन होंगे। हाँ, तो इसीलिए तो कायरल सेंटर तीन है, लेकिन वो सिमेट्रिकल होने की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा, 2 to the power n - 1 हो जाएगा, ओके। है ना। ना इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं सर है, ये इसमें देख। हाँ जी। सर ये इसमें वेज डैश नहीं है तो हम मान क्यों रहे हैं कि होगा ऑप्टिकली एक्टिव? अच्छा, एक कंपाउंड में तीन कायरल सेंटर है, ठीक है, एक हाँ, कंपाउंड के अंदर तीन कायरल सेंटर है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, क्या बोलोगे आप? वो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा ना। कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ना वो फिर। हाँ, बस, तो हमें यही तो ढूंढना है कि ऑप्टिकली एक्टिव, हमें ये थोड़ी ढूंढना है कि कौन कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, राइट। अच्छा, हमें ढूंढना है कि मतलब ऑप्टिकली अगर एक्टिव हो सकता होगा तो लेना है। है। यस, डेफिनेटली, है ना। हम्म, जैसे अनलेस वो मेंशन ही उसी फॉर्म में किया हो, जैसे मेंशन ही इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में किया गया, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ओके। है ना? तो इसका आंसर है एक्चुअली 2, बिकॉज देयर आर नो अदर कंपाउंड विच आई सी हैज एनी कायरल सेंटर। सो ये और ये बस दो ही आंसर है इसका, ये वाला विथ 1 कायरल सेंटर एंड ये वाला विथ 3 कायरल सेंटर। ये दो ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकियों में तो कायरल सेंटर भी नहीं है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। सर एक बार पिछली साइड दिखा सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। हो गया। हाँ सर सही। चलो। सर वो OH वाले में बीच वाले को हम सूडो कॉइल ऐसा कुछ बोल सकता है? हाँ हाँ, वही बोलते हैं, शुभ ही बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ सुधा देते, यस। हाँ सर। और गाइस, नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ बिफोर दिस, जेई मेंस में ये वाले पार्ट आते नहीं थे उतने, है ना। अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में आने लगे हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देके फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ लेते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉपिक्स में, नॉट जस्ट इनडायरेक्ट वंस। तो वो डायरेक्ट अगर वेज डैश फॉर्म में स्ट्रक्चर हो तो फिर उसको वो फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्ट वेज डैश में तो फिशर में कैसे करेंगे, कुछ नहीं, उसका RS कॉन्फ़िगरेशन लिख लो हाँ और कर दो, या फिर उसका एक रूल होता है कि दो ग्रुप्स को एक साइड में रखो वेज पे और दो ग्रुप को रखो डैश पे। सर, एक एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा ना, लास्ट ठीक। में। बट सबसे सिंपल तरीका है कि उसका RS डिसाइड कर लो हाँ। और उसी जैसा RS का एक फिशर प्रोजेक्शन बना दो। जैसे मान लो R अच्छा, आया, तो इक्विवेलेंट। कीपिंग सेम ग्रुप्स, मान हाँ लो जी। वेजनेस में उसका R आ गया, सेम ग्रुप रखते हुए फिशर बना दो और उसमें R के हिसाब से अरेंज कर दो कुछ। ओके। यस मनन, सही है। माही, हम एक कायरल सेंटर नहीं ढूंढने हैं, वो भी शायद गलत है।
हमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बताने हैं उस कंपाउंड के। डायरेक्ट फॉर्मूला वर्मूला यूज करो, अभी बताया इसलिए, बिकॉज इफ यू स्टार्ट ऑन काउंटिंग पॉसिबिलिटीज तो फिर तो बहुत सारी भी हो सकती है ना। तो पहले फॉर्मूला यूज कर लो, फिर देखो कि यार उसमें क्या क्या हो सकता है, मैंने गलत तो नहीं किया कुछ, बाद में कंफर्म करो। सो आई हैव गॉट ओनली वन करेक्ट आंसर मनन का, बाकी सब ने अभी तक सही आंसर नहीं दिए। सो प्लीज ट्राई गाइस, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो बस, और कुछ नहीं बोलूंगा। यस, आरुषि सही है, अनुश्री आपका भी सही है, अविदान आपका भी सही है, प्रज्ञेश उमर का सही है। प्रज्ञेश तुम्हारा डबल होगा, जो तुमने लिखा उसका डबल होगा, तुमने नंबर ऑफ कायरल सेंटर कम काउंट किए, फॉर्मूला सही यूज किया। हाँ आप सही है। और कौन कौन है भाई, और कोई कौन कौन है, जल्दी से आंसर करो। हमें क्या हुआ भाई आज? 1 सेकेंड। हम्म, इसका नहीं, नील नहीं भाई, नील नहीं, गलत। कायरल सेंटर भी उससे ज्यादा है तुम्हारे नंबर से, देखो एक बार चेक करो। ओके सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कायरल सेंटर फर्स्ट। ये कार्बन कायरल हो सकता है, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, और ये वाला कार्बन भी कायरल है। इतने कायरल सेंटर ठीक है। ठीक है, अब कायरल सेंटर कितने हो गए फिर टोटल? 5। तो एन की वैल्यू हो गई 5। और फॉर्मूला काफी सिंपल है, नंबर ऑफ, कोई सिमेट्री तो दिख नहीं रही मुझे, इधर CH3 इधर Br है, कहाँ सिमेट्री है? टू तो रेस नंबर टू ऑफ, एन हाँ, 2 रेस टू एन 1 5 कितना हो गया? 32। 32। ठीक है, तो ये हो गया 32। चलिए, now this question will give you some idea about कैसे निकालते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी वगैरह, बट पहले आप लोग आंसर करो अपने हिसाब से। ऑप्टिकल प्योरिटी एंड एनान्सोमेरिक एक्सेस आर सेम थिंग। पहले आप लोग ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन एट द एंड कि कैसे सोचते हैं, क्या है और कैसे सोचेंगे। सर वो ओपी और ई क्या है? ऑप्टिकल प्योरिटी एंड एनान्सोमेरिक एक्सेस, विच इज द सेम थिंग, काइंड ऑफ सेम थिंग, मतलब थोड़ा बहुत सोचने के तरीके में डिफरेंस है, बट हाँ। जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन है वो नेट होगा ना? हाँ नेट अपने को बताना, यस। ओके। यस दिया, सही है आपका। नाउ उसी के हिसाब से आप थीटा भी निकाल लो, परसेंटेज के हिसाब से आएगा वो भी। हम्म,
यस अभिदान सही है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। हमें आपने 1 2 3 एक सेकंड अभिदान, आपने एक नंबर ज्यादा कहाँ से लिया भाई? 5 कहाँ से आ गए? 4 ही होंगे ना आंसर। एक वो गलती से ऐड हो गया। हाँ ठीक है। एंड या यस मनन सही है। दिया आप गलत परसेंटेज काउंट कर रहे हो, मतलब आप गलत मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मुझे लग रहा है। आप समझ तो गए हो, मल्टीप्लिकेशन में एरर आ रहा है आपके। और आप एक बार बता सकते हो क्या सही आंसर? हाँ ठीक है, सही आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड देन डिस्कस करता हूँ। देखो ऑप्टिकल, अच्छा इनांशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है कि आउट ऑफ टू इनांशियोमेरिक फॉर्म्स कौन सा वाला फॉर्म कितना एक्सेस में, दैट इज कॉल्ड इनांशियोमेरिक एक्सेस। एंड ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है, वो भी सेम ही चीज होती है कि कौन सा फॉर्म कितना परसेंट है, जो प्योर फॉर्म कितना है, बाकी मिक्सर के अलावा क्या बचा हुआ है। ठीक है, यस भाई सही है आपने। तो यार 50-50 अगर दोनों है तो ये तो 100% रेसमाइजेशन होगा ना। तो ये तो रेसमिक मिक्सर है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी इसकी जीरो है, या फिर इनांशियोमेरिक एक्सेस भी जीरो ही है, सेम बात है। तो रोटेशन भी कितना होगा, नेट रोटेशन जीरो होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना परसेंट है, 20% ही तो है। कैसे कि सर 40% डी एल फॉर्म है एंड 40% डी फॉर्म है, तो 60%, सॉरी, तो 40 एल 40 डी के साथ कंबाइन करके तो इनांशियोमेरिक मिक्सर बना, मतलब रेसिमिक मिक्सर बना लेगा। तो सिर्फ 20% ही पार्ट है ना जो एक्सेस में है, और वही 20% ऑप्टिकल प्योरिटी या उसी की वजह से एंगल ऑफ रोटेशन भी आएगा। तो 20% इज द ऑप्टिकल प्योरिटी, यहाँ पे 40% इज द ऑप्टिकल प्योरिटी, यहाँ पे 60% इज दी ऑप्टिकल प्योरिटी ना। परसेंटेज में माइनस प्लस नहीं होता है भाई, इनांशियोमेरिक एक्सेस में भी माइनस प्लस नहीं होता है। बस मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि कौन सा फॉर्म एक्सेस में है, तो यहाँ पे डी फॉर्म एक्सेस में है, यहाँ पे भी डी फॉर्म एक्सेस में है, और यहाँ पे एल फॉर्म एक्सेस में है। ना वंस यू नो दैट कि एल वाला फॉर्म एक्सेस में है, तो एंगल ऑफ कोर्स वो नेगेटिव ले जाएगा, क्योंकि लीवो रोटेटरी नाम ही इसका है, जो उल्टा रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को सीधा रोटेट करता है। तो जीरो वाले का एंगल जीरो हो जाएगा, 20% एक्सेस है किसका, डी फॉर्म का। तो टोटल एंगल जो रोटेट होता है 100% प्योर फॉर्म से, उसका 20% ही रोटेट हो पाएगा। तो 100% प्योर फॉर्म 70 करता है, तो 70 का 20% कितना होगा भाई, 14 डिग्री। वैसे 17 का 40% कितना होगा, 28। 28 डिग्री। और वैसे ही 28 है ये, -42। -42। यस -42, क्योंकि नेगेटिव है इस बार, लीवो रोटेटरी ज्यादा है, तो देर विल बी -42 डिग्री। ये ध्यान रखो। आई थिंक ये क्वेश्चन इनफ है समराइज करने के लिए। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। ये आपको प्योरिटी दी गई है और आपसे पूछ रहे कि डी फॉर्म कितना और एल फॉर्म कितना है, कैन यू डू दैट? सर ये आपने थीटा कैसे निकाला वापस बताना। देखो, अगर 100% प्योर होगा तो दिया है आपने को स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 70 डिग्री, दिया है। हाँ हाँ सर। तो 100% प्योर फॉर्म होगा तो 70 डिग्री रोटेट होगा। तो अभी 20% प्योर फॉर्म ही है, तो 70 डिग्री का 20% ही रोटेट होगा। अच्छा ओके हाँ। 70 का 20%, 0.2। यहाँ पे 70 इंटू 0.4, यहाँ पे -70 इंटू 0.6, वैसे। ठीक है, हाँ ओके सर। और चलिए बताइए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। आरुषि एक और ज्यादा नहीं होगा क्या, चेक करो एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक नंबर कम बताया, बाकी हो सकता है सही हो, मतलब मैं जो अभी तक सोच पा रहा हूँ।
गाइस कम ऑन। मुझे आर्यन आपने के दोनों का आंसर आ गया। इस समय आपके पहले का आंसर सही है और उसी अब हाँ ठीक है। तो इसका आप फर्स्ट का आंसर बता रहे हो कि सेकंड का बता रहे हो? सर जो पहला भेजा है वो फर्स्ट वाले का और बाद में जो टू भेजा है वो सेकंड वाले का। ठीक है। हम्म, हम्म, alright, चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको एक बार देखता हूँ आपको। पहले तो क्या करना है, अपने को 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना है। ये हो गया ब्यूटेन और इसके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगाना और इसके डिफरेंट फॉर्म्स बनाने हैं जहां पे क्लोरीनेशन कर सके। तो पहला मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा इसका ये, यहीं पे आपने क्लोरीन लगा दिया। दूसरा मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा ये, आपने क्लोरीन यहाँ लगा दिया। तीसरा मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा क्या, ब्यूटेन को वैसे ही बनाते रहो, क्लोरीन को आपने कहीं और थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। और चौथा, सॉरी क्लोरीन नहीं, और चौथा क्लोरीन को आपने टर्मिनल पे लगा दिया। ये सब करने के बाद देखो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्योंकि इसके तीनों कार्बन ग्रुप अलग है और एक हाइड्रोजन अलग है। ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो दो तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उनके दो दो आइसोमर्स और जोड़ दो आप ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस में, ये जेई देखो, आप देखो ध्यान से समझो इसको। ये सेम क्वेश्चन जेई में आ चुका है एडवांस में 2005 में, है ना। सेम क्वेश्चन और उसमें फॉर्मेट अलग था, डेटा अलग था, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था कि क्लोरीनेशन करा दिया ठीक है। अब दो कैटेगरी का प्रोडक्ट दिया गया था, टोटल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद क्या बचेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आता है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड जब भी यूज करते थे क्या करते थे हम लोग, वी यूज टू कंसिडर ओनली दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल 6 है। इसका आंसर तो हो गया 6। साथ में मैं एडिशनल कॉन्सेप्ट रिमाइंड कराता हूँ कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड यूज किया जाए तो आप इनांशियोमेरिक पेयर्स को ओनली काउंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्लस डायस्टेरियोमर्स। इनांशियोमेरिक पेयर्स को एक सिंगल यूनिट मानोगे आप। बस तो इसके टोटल आंसर हो जाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाय द वे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के 4, क्योंकि दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के जो मिरर इमेजेस होंगे वो अलग काउंट नहीं होंगे ना। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 क्लोरोब्यूटेन, यही है आपका 2 क्लोरो, नहीं 2 क्लोरोब्यूटेन, ओके। ये एक ही तो कारल सेंटर है इसमें, तो दो हो जाएंगे इसका आंसर इधर। तो हाँ जी। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मिथाइल ग्रुप लगा था उधर भी CH2Cl करके दो बनेंगे ना। कहाँ पे, यहाँ ऊपर? हाँ। वो सेम नहीं हो जाएगा ये और उसमें क्या डिफरेंस है? जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो दोनों का नाम लिख लिया करो, दोनों का यूपीसी नाम लिख लिया करो, देखो वो डिफरेंट है या सेम है ना। अरे इस मिथाइल पे सीएल लगाओ चाहे ऊपर वाले मिथाइल पे सीएल लगाओ, प्रोडक्ट तो सेम ही है ना वो। हाँ हाँ। ऑलराइट गाइस चलो फटाफट खत्म करते हैं अब इसको ना। पिछली क्वेश्चन का आंसर 2 था क्या? हाँ 2, यस, एक ही कारल सेंटर ना तो 2 ही होगा उसमें, हाँ सर। 2 आंसर।
पे अटेंशन टू दिस। हाँ तनिष्का सही है। चैतन्या नहीं। लुक क्लोजली। मील वापस चेक करो। आरुषि आप एक एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो। कहीं तो आप एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देख नहीं रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला अलग तरीके से लिखा है बस। नहीं आपने दो एक्स्ट्रा काउंट किए, नील तुमने भी एक एक्स्ट्रा काउंट किया। सिंबल तुमने भी। सब सब एक्स्ट्रा क्यों काउंट कर रहे हो? मैं कल गलत कर रहा हूँ ना। हम्म, चलो बताता हूँ मैं फटाफट देखते हैं इसको। सो गाइस ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? जिसमें एक कायरल सेंटर हो 100%, जिसमें एक से ज्यादा हो एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह चेक कर लेना चाहिए अपने को। सो जैसे इसमें देखो एक कार, इस वाले में पहले वाले में एक कायरल सेंटर है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा चाहे कुछ भी कर लो। और कोई कायरल सेंटर इसमें है नहीं, तो वी कैन नॉट कॉमेंट कि भाई उसकी वजह से होगा या नहीं होगा, वो तो छोड़ो। इस वाले कंपाउंड में आते हैं, इसमें भी एक ही कायरल सेंटर है यहाँ पे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके अलावा कोई कायरल सेंटर हो नहीं सकता। इसमें कायरल सेंटर तो सर कहने को दो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ये क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिया है नहीं। तो मिरर इमेज है, तो ये क्या हो गया? ये मीसो कंपाउंड हो गया। मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये भी देखो मीसो कंपाउंड, और ये भी देखो मीसो कंपाउंड। सर ये वाला नहीं होगा ना? क्यों? ओ COH है, ये भी COH ही है। CO2H है, CO ओके। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले को ध्यान से देखो, सेम फॉर्मूला लिखने को कैसे भी लिख दें, इट शुड बी द सेम। तो फर्स्ट वाला नहीं समझ रहा हूँ। फर्स्ट वाले में क्या है भाई? एक कायरल सेंटर दिख रहा है आपको? ये दोनों तरफ से अप्रोच करके सेम ही तो चीज आ रही है। नहीं, सेम नहीं है। एक सेकंड देखो, यहाँ से गए तो ये ग्रुप आया, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से गए। तो पहला लाइक हम्म। वो वाला तो पॉसिबल नहीं होगा ना, बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड। उसकी नहीं कायरलिटी। कायरल सेंटर दी मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से देखो, शी हैज अ पॉइंट कि सर यहाँ से हाइड्रोजन है, तो ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ ना, तो ये दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है? अगर इसको अपन ऐसे कट करें तो कैसे प्लेनो सिमेट्री नहीं आएगा? शी हैज अ वैलिड पॉइंट, है ना? प्लेनो सिमेट्री तो दिख ही रहा है ना इसमें। नहीं तो इधर फिनाइल है और इधर हाइड्रोजन है, तो प्लेनो सिमेट्री तो नहीं है। तो प्लेनो सिमेट्री अगर नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आंसर ठीक है अपने। पर वो कायरल सेंटर कैसे समझ नहीं आ रहा। भाई कह रहे ग्रुप अलग है ना, देखो ना इधर हाइड्रोजन है, और इसमें इधर से जा रहा है, तो पहले तुम्हें क्या मिल रहा है? राइट साइड में फिनाइल मिल रहा है। अच्छा ओके। तो ज्योमेट्रिकल हाँ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी की वजह से तो फर्स्ट वाले में एक ही है क्या, दो ही है कार्बन, कायरल कार्बन? कायरल कार्बन तो एक ही है बस, ये वाला कायरल कार्बन में डाउट नहीं था, वो The other ऑप्टिकल one is एक्टिविटी a में डाउट। geometrical center, right, sir? हाँ Like हाँ, दूसरा अदर वन भी इज ज्योमेट्रिकल geometrical सेंटर। center. Okay. फिर पहले वाले में वो फिनाइल वाले पे भी वो कायरल होगा क्या, फिनाइल वाला कार्बन? नहीं नहीं, फिनाइल कार्बन कैसे कायरल हो सकता है? वो sp2 कार्बन का भी कायरल हो सकता है। ठीक है सर, हाँ। हम्म, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, थोड़ा जल्दी से निपटा दो इसको। इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को जब आपने किया था? ओके, सबका आंसर सेम आ रहा था, आई थिंक यू गाइस गॉट इट। सो अगर नहीं भी आ रहा तो फॉर्मूला से अगर किसी को करना है तो ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्योरिटी या इनैंसोमेरिक एक्सिस जो होता है वो उनका सेम फॉर्मूला होता है।
ऑब्जर्व थीटा अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन into 100. So basically 12.6 upon 30 into 100. कितना आ रहा है? 42%। आप लोग आंसर 42, मुझे लग रहा है 42 Yes, ही sir, होगा। 42%. Is the correct one. सर हाँ जी। सर एक डाउट था कि लाइक साइक्लोहेक्सेन पे अगर एक ऊपर से पैरा पोजीशन पे एक क्लोरीन होगा तो उसमें कायरल कार्बन 0 होंगे ना? पहली बात तो साइक्लोहेक्सेन है तो पैरा पोजीशन बोलना गलत है, लेकिन चलो ठीक है, हाँ क्वेश्चन को समझ गया। साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे बस एक क्लोरीन लगा है ना। हाँ, तो वो नहीं होगा ना कायरल कार्बन जो क्लोरीन, नहीं, ये कारण नहीं होगा। क्योंकि दोनों हाँ। लेकिन वहीं पे तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी, यहाँ कुछ लगा दिया ऐसा कोई ग्रुप, तो फिर उसके एक फॉर्म में वो कारण हो भी सकता है ना। तो भी नहीं, तो भी होगा क्या? तो भी तो नहीं। पॉसिबिलिटी होगी तो ना भी कायरल होने की। पॉसिबिलिटी हो सकती है ना उसमें पैरेलल होने की, अगर हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो। है ना? मतलब फिर वो फॉर्म पे डिपेंड करे कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज टू कार्बन सेटस इन अ वे। तो आप देखना कि उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही कि नहीं आ रही। नहीं भी आई, इससे आ सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर से कट हो जाए, राइट। बट दूसरी पोजीशन, मतलब ये तो चलो ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे आ गए, कहीं दूसरी पोजीशन पे डाल दे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, जैसे यहाँ डाल दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। हाँ सर। सिमेट्री वाली बात होती है इसमें भी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कुछ करना ही नहीं, जल्दी से आंसर दो। इसको तो मैं एक्सप्लेन भी करूँ ना नहीं करूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा इसको एक्सप्लेन करने का। इसमें कुछ है क्या पूछ रहे? अच्छा, इस किसको बोलते हैं सिमेट्रिक कार्बन भाई लोग? कायरल ना। यस, तरीका सही, हाँ कायरल को बोलते हैं। आरुषि, आपने एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिया कहीं, तो देखो आपने sp2 वाले को कहीं आपने कायरल बना दिया शायद। हाँ संभव, सही है, बिल्कुल सही। हाँ मैं सही है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आप लोग को। आरुषि देखो, आपको सब आते हुए भी आप अगर गड़बड़ कर रहे हो। दिया सही है, नील और माही आप दोनों ने एक्स्ट्रा काउंट किया, प्रज्ञेश सही है आपका। केयरफुली करो क्वेश्चंस को आप लोग। पहले वाले में कायरल सेंटर है, दूसरे वाले में कोई कायरल सेंटर है नहीं भाई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो अगर आप इसको कारण मानते हो तो गड़बड़ है, और ये तो sp2 है तो वैसे भी कारण नहीं हो सकता। तीसरे वाले में कायरल सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे वाले में सब sp2 कार्बन है, कोई कारण नहीं होगा वैसे भी। पांचवे में है कायरल सेंटर डेफिनेटली, बट कंपाउंड पूछ रहे हैं हमें, नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो वैसे नहीं काउंट करनी। नंबर ऑफ कंपाउंड्स, so there are 3 compounds which contain asymmetric carbon. Answer is 3. ठीक है, ये संविधान सही है आपका। Good news. हाँ, now this question, which is I think last question of the day. एंड इसके बाद आप बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए घर जाके ढंग से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक में, जितने टफ हो सके टफ से टफ क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट बता दो, फिर इसको देखते हैं पर कि कैसे किया आपने, सही किया गलत किया क्या किया। नील, ध्यान से देखो, तुमने सोचा सही है भाई, लेकिन तुम मुझे ज्यादा सोच रहे हो, इज व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। यस, आरुषि सही है, हमें सही है, एकदम सिंपल सोचना है इसमें। आप जो सोच रहे हो वो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है यहाँ पे नील।
नहीं दिया, ध्यान से देखो, आपने तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिए नंबर्स। हमें बिल्कुल काउंट करना है, वी हैव टू काउंट स्टीरियो आइसोमर्स, यू हैव टू काउंट ऑल काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नॉट जस्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर जस्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर सब पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल वाले भी ऑप्टिकल होते हैं, स्टीरियो होते हैं। साक्षी, आपने फिर वही गलती करी है जो डील कर रहा था, कि आप सही काउंट कर रहे हो लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहे। तनिष्का सही है, अमय सही है। हाँ, यू शुड गो ऑन अपर साइड। आर्या सही है, करेक्ट, वेरी गुड। भूमिक, सॉरी भाविक, आपका भी सही है। उमर करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। और गए, चलो इट्स टाइम फॉर मी टू डिस्कस दिस। तो देखो, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जे एडवांस में आया था, सिमिलर क्वेश्चन। तो हाँ जी, इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों है ना? हाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, स्टीरियो का मतलब ही होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर में दोनों आते हैं, अनलेस उन्होंने मेंशन किया हो कि नहीं भाई स्टीरियो में आपको ये ज्योमेट्रिकल वाला ही लेना है या ऑप्टिकल वाला लेना है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जेई में, जेई मेंस में। और बस वो इसमें ऐसे मतलब सिमेट्री थोड़ी ज्यादा ही थी उसमें, तो यहाँ पे VR लगा दिया था। हालांकि वो जो ऑप्टिकल वाले थे सारे, इसमें ज्योमेट्रिकल वाले नहीं थे। हम्म, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे दिया था। तो इसमें कहानी कुछ अलग हो सकती है ना, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह, इसमें कहानी अलग हो सकती है, पॉसिबल चांसेस हैं। क्योंकि ये दोनों ग्रुप सिमेट्रिकल है, लेकिन उन्होंने तो बहुत सिंपल कर रखा है भाई। देखो, ये ग्रुप में इधर मिथाइल लगा है लेकिन इसमें इधर हाइड्रोजन लगा है, तो सिमेट्री तो वैसे भी नहीं कारल सिमेट्रिकल। तो एक है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और दो है आपके पास ज्योमेट्रिकल सेंटर, और सबके अलोंग दो दो आइसोमर्स होते हैं। लेकिन उसमें फिर पॉसिबिलिटी अगर आप काउंट करोगे तो सिंपल से अगर ध्यान रखो कि अगर सिमेट्री नहीं है, इफ देयर इज नो सिमेट्री अलोंग द सेंटर्स, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 2 to the power n, जहां पे n होगा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स ना। स्टीरियो सेंटर्स का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर जो दो कार्बन को दो अलग अलग काउंट करोगे, वो पूरे को एक स्टीरियो सेंटर काउंट करोगे, क्योंकि उस पूरे सेंटर के अलाउ एक पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आंसर है। आंसर हो जाएगा 2 to the power 3। ऐसा सेम क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे, बट जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करके। दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे? 2 raised to n एक बार ऑप्टिकल के लिए, फिर 2 raised to n एक बार स्टीरियो के लिए, इसलिए 6 आया था ना। माहे माहे ऑप्टिकल भी स्टीरियो ही होता है पहले तो, और दूसरा वो आप पेयर कर लोगे, जैसे आप ज्योमेट्रिकल कलम चेंज करते हो तो मिरर इमेज भी तो बन जाएगा ना उसका, हाँ, है ना, तो वो काउंट होता है उसमें, अपने आप काउंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पर क्वेश्चंस में देर, फॉर्मूला के थोड़े सिग्निफिकेंस भी अलग होता है ना। मतलब जैसे अगर इवन है तो जो 2 raised to n-1 नॉर्मली होता है, जो हम्म आगे का सिमेट्रिकल में, बट सॉरी, जो स्टीरियो आइसोमर्स जब ऑप्टिकल के होता है तो उसमें एक पार्ट उसका मीजो से सिग्निफाई करता है और एक ऑप्टिकली एक्टिव सिग्निफाई करता है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सिमेट्रिकल है नहीं ना, अभी है क्या सिमेट्रिकल, ये बताओ आप। अच्छा, अभी नहीं है, हाँ। है ना, जो सिमेट्रिकल है। अच्छा, नीचे मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं, इनको ट्राई कीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही कंटेंट रहेगा, और आप इसको ढंग से रिवाइज करो, वापस से क्वेश्चन करो। मेजली जो मैंने को कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट डिस्कस करना था, बिकॉज मेनी पीपल गेट कंफ्यूजन ऑन दैट, तो वो मैंने मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो मैंने सक्सेसफुली कवर किया है। बट फिर भी डाउट होता है तो आप क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे अपन। आप अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुडे। Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए। सर, जो मैंने आज आपको क्वेश्चन भेजा था सर, आप उसका बता सकते हो क्या अभी? हाँ डेफिनेटली।
तो जो क्वेश्चन भेजा था हाँ सर। उस क्वेश्चन में तुमने जो भेजा था उसमें नाइट्रेट पहले है, राइट? यस सर। बेंजीन पे नाइट्रेट लगाया तुमने, तो पहले तो नाइट्रेशन होगा। हाँ सर वो तो तो समझ तुम गया। तो तुम पहले तो वन को टू से रिएक्ट करना इस गलत वहां पे, मतलब तुम जो कह रहे हो ना कि सर उसका डायजोटाइजेशन हो जाएगा, दैट इज सर नॉट पॉसिबल। सर चलो, नाइट्रेशन करके अगर उसे नाइट्रेशन करके रिड्यूस कर देंगे उसे उसे एनिलीन में रिड्यूस नहीं कर एक सकते? सेकंड, हाँ कर सकते, रुको रुको मैं बताता हूँ, तुम्हारे रिएजेंट्स में लिख देता हूँ एक बार फटाफट क्या हाँ सर। क्वेश्चन था, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्या डिस्कस हो रहा आपने। सो रिएजेंट्स जो थे उसमें, ध्यान से देखो आपके क्वेश्चन में जो रिएजेंट्स थे, आपका क्वेश्चन शायद ये था ना कि यहाँ पे बेंजीन लेंगे, ठीक है? हाँ सर। सबसे पहले आप यूज करो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यस सर। करते चलते हैं अपन, हाँ सबसे पहले आपने ये किया था, तो क्या करोगे आप इस पे नाइट्रो लगा दोगे, हाँ इस पे NO2 लग जाएगा। नाइट्रो लगा। यस फिर सर। आपके क्वेश्चन में दिया था SnHCl या FeHCl, कुछ तो दिया था ऐसा, हाँ SnHCl था सर। तो वो नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा हाँ सर। ना। डायजोटाइजेशन होने के लिए एनिलीन का होना जरूरी नहीं है भाई, एनिलीन तो एक पार्ट ऑफ इट है। सर लेकिन एनिलीन को NaOH से करेंगे तो फिर वहाँ पे एनिलीन का NaOH के साथ करेंगे सर तो फिर वहाँ पे OH लग जाता है ना? नहीं, ध्यान दो, इस जगह पे तुम कह रहे हो कि सर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बराबर, कभी भी नहीं, नींद में भी नहीं, गलती से भी नहीं, सोचना ही नहीं है भाई। ये अच्छा खासा इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है NH2, हाँ। तो क्यों ये यहां से निकलेगा बताओ मुझे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग इज ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट, यस सर। और उसमें सेकेंड ग्रुप वाले के साथ भाई बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक। ये क्लोरीन को हटाना डिफिकल्ट होता है भाई, क्लोरीन नहीं हटा पाते अपन नॉर्मली, आपको देना पड़ता है उसमें 700 630 के हाँ आसपास वो टेम्परेचर, 600 केल्विन हाँ, के अराउंड। और उससे फिर आपको 300 पास्कल के आसपास 380 के आसपास प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके थोड़ी बहुत एफिशिएंसी के बाद आप यहाँ पे फिनॉल लगा पाते हो। यस सर। तो ये तो बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं सोचना ये वाला तो, ठीक है? तो फिर सर ओके क्या सर। सोचेंगे, कुछ नहीं, नॉर्मल है, फिनॉल का सर एनिलीन है, एनिलीन का एक हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है, तो आप NH माइनस Na प्लस H2 लिख सकते हैं इसको, और फिर इसका हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, हाँ फिर तो ब्रोमिनेशन तो में फिर तो हो जाएगा सर। ऑर्थो मेटा पैरा सब जगह पे ब्रोमीन आके लग जाएगा। यस सर। सो NH2 Br सर लेकिन सर अगर सेम चीज़ होती लेकिन अगर वो फिनॉल होता और उसका अगर हम सेम प्रोडक्ट फिनॉल बनता, सर नहीं अगर फिनॉल पे हम कंसनट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 डालेंगे तो सर? सेम प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी नाइट्रेशन होता है। अच्छा फिनॉल पे डालोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, ओके सर। ऑर्थो या पैरा पोजीशन में नाइट्रेशन होगा, ठीक है सर। है ना? ठीक, चलो। तो